वेलकम टू लक्ष्य आईएएस एकेडमी। दोस्तों, लक्ष्य आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, उसका अध्ययन करने चलते हैं। दोस्तों, हम इसमें सबसे पहले एक चीज बताना चाहेंगे कि पृथ्वी पर 3 मंडल पाए जाते हैं, यानी कहीं पृथ्वी ही नहीं, कहीं भी 3 मंडल, अगर जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों अगर मिल जाए तो वहां पर एक बनता है क्या, जीवमंडल। क्या बनता है? जैसे मान लीजिए कि जल मंडल, ये मान लीजिए स्थल मंडल और ये मान लीजिए वायुमंडल। तो तीनों मिल गए, यहां बन गया जीवमंडल और इसी जगह पर जीवन संभव होता है, जैसा कि पृथ्वी पर पाया जाता है। तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इस वायुमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में? इस वायुमंडल के बारे में। सबसे पहले जानिए कि वायुमंडल है क्या। वायुमंडल, सबसे पहले जानिए क्या वायुमंडल है क्या, मतलब वायुमंडल किसे कहेंगे? तो पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहेंगे। दूसरे शब्दों में कह दें, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु की आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से गैस होते हैं? तो देखिए, इसमें हम केयर करते हैं मान लीजिए यह मेरा वायुमंडल है, यह मेरा वायुमंडल है। इसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसकी मात्रा है 78%। कितना है दोस्तों? 78%। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन की बारी आती है। ऑक्सीजन की मात्रा है 20.93%। कहीं कहीं पर आपको 21% भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि लगभग 21% है, तो इसलिए इतने की जगह पर आपको आ सकता है यार 21%। तो आप बेझिझक, अगर ये चीज नहीं दिखा तो ये चीज दिखेगा, आप आंसर में ठीक इसी को करेंगे 21%। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट मेरा यही है। उसके बाद देखिए एक आता है ऑर्गन गैस, इसको अक्रिय इनर्ट गैस बोलते हैं, है ना। इसकी मात्रा कितना है? तो देखिए दोस्तों, 20.93% है। इसमें से 2 हटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 0.93% है। यही हमारा ऑर्गन की मात्रा है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट गैस है जिसका नाम है कार्बन डाई थोड़ा छोटा करके लिखना पड़ेगा। इसको हम ऐसे ही कर देते हैं CO2। CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03%, कहीं कहीं पर 0.04% मिलेगा।
ठीक है, तो जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन के अनुसार हम टिक करेंगे दोस्तों। ये हमारा वायुमंडल में उपस्थित गैसों की मात्रा है। और कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर हम इसको इतना इतना 3, 3, 6, 3, 9 और 8 कितना हो गया। ये अगर हम 4 को नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ये 21 को छोड़ रहे हैं क्योंकि एवरेज लिए हैं। ये 0.04 को नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं इन मात्राओं को। तो कितना आ जाएगा, 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9 का 9। उसके बाद हो गया आपका 0, 0, 0, 9, 9, सॉरी 9, यहाँ नहीं जी, 3, 3, 6, 3, 9, ठीक। इसको तो लेना नहीं है, इसको भी नहीं लेना है। उसके बाद क्या आ गया, 9, 9, 9, 18, यहाँ पे नहीं है, 18 के 8। उसके बाद और क्या लेना है, एक कैरी 1 यानी एक हासिल बचा, तो इसमें नहीं है, 0 है, 0 है, 0 है, 8, 1, 9। उसके बाद 7 और 2, 9, यानी इतना % इन चारों गैसों की मात्रा हो गई। बचा कितना दोस्तों, बचा हमारा 0.11%, ठीक है। तो लगभग मान लीजिए जैसे इसको हम 0.4 मान लें तो हो सकता है कितना आ जाए, 9 यानी 90 आ जाएगा, मतलब 0.10%। इतना % मतलब 0.11% या 0.10% लगभग अन्य गैसें हैं। इतना है अन्य गैसें, अन्य अन्य गैसें इतना % है, ठीक है। अन्य गैसें जलवाष्प, धूलकण वगैरह इतने % में आ जाएंगे। अब हम चलते हैं, इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो क्या पाते हैं इन वायुमंडल के बारे में, कि वायुमंडल का जो परत है, वायुमंडल का जो विभिन्न परतें हैं, ऐसे फैला हुआ है पूरे आसमान में, जिसका मेंशन मैं यहां पर किया हूं, ठीक है। इनको 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और सबसे लास्ट में बहिर्मंडल। दोस्तों देखिए, सबसे मध्य में है मध्य मंडल और इसके नीचे 2 है, एक क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, ठीक है। इसके ऊपर भी 2 है, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है दोस्तों। तो हम एक चीज अब जानना चाहेंगे कि जो ऊपरी परत है, वायुमंडल की ऊपरी परत, इसके अध्ययन को हम एरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊपरी परत के अध्ययन को ऊपरी परत के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एरोलॉजी, ठीक है। और जो निचली परत है, निचली परत है, इसके अध्ययन को मेट्रोलॉजी बोलते हैं। याद हो गया तो हो गया दोस्तों कि वायुमंडल के ऊपरी परत को एरोलॉजी और निचली परत को मेट्रोलॉजी बोलते हैं।
है ना। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन आप करते जाइएगा। वीडियो आप 4 बार देखिएगा, एक बार नहीं समझ में आएगा 4 बार देखिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको लगभग चीजें याद हो जाएंगी और आप परीक्षा में कोई गलती ना करें, ऐसा मैं उम्मीद रखूंगा। इसके बाद हम चलते हैं कि अब वायुमंडल की जो बहिर्मंडल है, सबसे पहले उनको देखने से पहले एक मैं ट्रिक बनाया हूं। क्या ट्रिक है दोस्तों? देखिए, इनको याद करने का ट्रिक है। सबसे पहले मैंने बताया कि क्षोभ मंडल है, इसके सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। उसके बाद समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल है, उसके बाद आयन मंडल है, उसके बाद बहिर्मंडल है। ठीक है, मैंने इन चीजों को बता दिया। इसके ऊपरी परत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऊपरी परत को अध्ययन को अभी हमने बताया कि एरोलॉजी, और निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे निचली परत कितनी ऊंचाई तक, देखिए इनका जो विभाजन हुआ है इनके कुछ गुणों के कारण, ठीक है, इनके अलग अलग प्रॉपर्टी के कारण इनका विभाजन हुआ है कि यहां तक की परतें, गुण हुआ, तापमान हुआ, इन सभी, ठीक है, भौतिक, मतलब ये सब क्या है? भौतिक लक्षण है। ठीक है ना, मतलब इनके भौतिक लक्षणों के कारण इनका विभाजन हुआ है अलग अलग समूहों में। ठीक है, अलग अलग परतों के नाम में, ठीक है, अलग अलग परतों के रूप में। तो इनको याद करने का एक ट्रिक मैंने बताया कि देखिए सबसे पहले ई आता है, उसके बाद आई आता है, उसके बाद एम आता है, और उसके बाद एस आता है, एस फॉर स्ट्रेटोस्फीयर, और उसके बाद टी आता है। देखिए तो इम्स्ट, क्या याद रखिएगा? इम्स्ट, इम्स्ट आप ऐसे बोलचाल की भाषा में क्या याद रखना है दोस्तों? इम्स्ट। जैसे आप इष्ट याद रखते हैं, इष्ट, इष्ट देवता, उसके पहले इम्स्ट याद रखना है, म लगा देना है स के पहले, तो याद रहेगा इम्स्ट, यानी इम्स्ट देवता है मेरे। इष्ट देवता ना कह के क्या बोलेंगे? इम्स्ट देवता। इम्स्ट देवता हमारे वायुमंडल के परत के रूप में फैले हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, और इसमें याद भी रहेगा सबसे पहले ई, उसके बाद आई, उसके बाद एम, उसके बाद एस, उसके बाद टी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनमें जो जो गैसें पाई जाती हैं उनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले N2 नाइट्रोजन के बारे में हम देखते हैं। तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78% है। ठीक है, यानी अगर हम कह दें तो पूरे वायुमंडल में सबसे ज्यादा दबाव किसका है, तो वह नाइट्रोजन का है। सबसे ज्यादा दबाव, परसेंटेज हो गया, यहां पर लिख देते हैं नाइट्रोजन या N2, चलिए ठीक है, N2 ही रहने देते हैं। इनकी मात्रा कितनी है? मात्रा है लगभग 78%। ठीक है, यानी वायुमंडल में सबसे ज्यादा दबाव, सर्वाधिक दबाव इन्हीं का है। सर्वाधिक दबाव यानी कहते भार भी तो इन्हीं का है, दबाव कहें या भार इन्हीं का है। उसके बाद ये किस लिए जरूरी होती है? तो ये पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी है। जो पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और यहां पर लिविंग यानी जो सजीव जगत है उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करती है, तो इनसे पौधे जीवित रहते हैं। ठीक है, यानी पौधे इनको यूज करते हैं ज्यादा, और क्या करते हैं, पौधों से जो ऑक्सीजन रिलीज होती है उसको हम यूज करके जीवित रहते हैं। यानी पूरे पृथ्वी पर अगर सजीव जगत और खास करके मानव जगत की बात करें, क्योंकि मानव ही सबसे समझदार प्राणी है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, तो हम मानव के लिए और मानव के साथ साथ सभी जीवों के लिए जरूरी है ऑक्सीजन। जिस ऑक्सीजन की सप्लाई पौधे करते हैं
ठीक है, पौधे करते हैं, ठीक। और वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, इस रूप में सप्लाई करते हैं, जो कि हम लोगों के लिए जरूरी है। यानी हम और वे पौधे इस नाइट्रोजन को लेकर, ठीक है, नाइट्रोजन को लेकर अपना वृद्धि सुनिश्चित करते हैं। तो यानी ये उनके वृद्धि में मददगार है और वो हमारे जीवन, हमारे अस्तित्व में मददगार है। अर्थात यह बहुत ही आवश्यक तत्व है, आवश्यक गैस है। और पौधे की बात करें, एक क्वेश्चन आता है कि पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं, तो पौधे इसका उपयोग नाइट्रेट के रूप में करते हैं। पौधे इसका उपयोग किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में करते हैं। दिख रहा होगा दोस्तों, मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि दिख रहा होगा, ठीक है। पौधे इसका उपयोग नाइट्रेट के रूप में करते हैं। अब हम चलते हैं, यहां दिख रहा होगा, नोट डाउन कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। एक बार नहीं आता है तो 3 बार 4 बार वीडियो को पॉज कर करके देखें, लेकिन याद कर लें। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यह काफी महत्वपूर्ण गैस है। ऑक्सीजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस है। क्यों? क्योंकि इसी से मानव जीवन संभव है पृथ्वी पर, इसीलिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसकी मात्रा याद ही है, मात्रा कितनी है, 20.93%। अब देखिए यह प्राप्त कैसे होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे क्या करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल से और सूर्य प्रकाश की स्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जड़ से जल लेते हुए यानी H2O लेते हुए अपना भोजन तो बनाते ही हैं और साथ साथ भारी मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे यानी मानव जीवन के अस्तित्व के लिए काफी लाभप्रद, काफी नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण गैस है, उसकी प्राप्ति होती है। तो अतः यह इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और लेते हैं, यानी जो हम कार्बन डाइऑक्साइड, जो ह्यूमन बीइंग या फिर जो भी लिविंग है, ठीक है, सजीव जगत है, सजीव जगत में खास करके जीव जगत जो कहेंगे, ठीक है, एनिमल किंगडम जो है, वे सब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिनको पौधे लेते हैं और पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं और भारी मात्रा में एनर्जी के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, भारी मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसको हम फिर पुनः सजीव जगत, जिसको हम पुनः जो एनिमल जगत है, ठीक है, जंतु जगत है, उसको लेते हैं। यानी इससे हमारा क्या है, वायुमंडल में संतुलन बना रहता है और मानव के साथ साथ पूरे जंतु जगत का अस्तित्व बरकरार रहता है। अतः यह इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण गैस माना जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं CO2। जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा सा यहां पे बेमानी हो गया क्योंकि दोनों ही लगभग सेम साइज के बनाने होंगे। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है दोस्तों, चूंकि यही सबसे पहले देखते हैं इसकी मात्रा। तो मात्रा कितनी है,
मात्रा है 0.03%, कहीं कहीं पर मिलेगा, कहीं 0. यहाँ पॉइंट है 04%। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए यही गैस ज्यादा जिम्मेवार है पृथ्वी पर। और दोस्तों, हम अभी तक समझते आए होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, यानी ग्लोबल वार्मिंग को सीधे हम डेंजर की दृष्टिकोण से, ठीक है, डेंजरस दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग भी पृथ्वी का तापमान मेंटेन रखने के लिए अति आवश्यक है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो पृथ्वी से पार्थिव विकिरण, यानी पृथ्वी से जो सूर्य प्रकाश टकरा कर लौटती है, उसको यह ऑब्जर्व करता है और पृथ्वी के तापमान को, पृथ्वी के औसत तापमान को मेंटेन करने में सक्षम साबित होता है, जो कि लगभग 15 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, उसको बनाए रखने में काफी मददगार होता है। अतः इसीलिए यह गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है काफी उपयोगी है। एक तो यह हो गया उपयोगिता इसका। दूसरा और इसके उपयोगिता का मुख्य कारण है कि यह गैस है जो कि पादप जगत यानी पौधों को भोजन बनाने में मददगार होता है। इसी को पौधे प्रकाश संश्लेषण में ग्रहण करते हैं और इसको ग्रहण करके सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और जड़ से जल को ग्रहण करते हुए अपना भोजन तो बनाते ही हैं, साथ साथ भारी मात्रा में एनर्जी भी रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन भी भारी मात्रा में रिलीज करते हैं, जिसको हम जंतु जगत, जैसा कि हमने पहले बताया, ले पाते हैं और अपना अस्तित्व को पृथ्वी पर बनाए रखने में सक्षम साबित होते हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम साबित होते हैं। इन दो कारणों से, इसके अलावा भी और भी इसकी कुछ उपयोगिताएं हैं। इन सभी कारणों से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में अति आवश्यक गैस के रूप में है और अति आवश्यक यह रोल निभाता है, यानी अति आवश्यकता है इस गैस की। ठीक है, अगर यह गैस नहीं रहेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि पृथ्वी पर इतना जीव जगत का जो अस्तित्व है यह नहीं पाया जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ तापमान मेंटेन नहीं रहेगा, औसत तापमान, तो जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर काफी नीचे चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, जो कि एक उपयुक्त जीवन के लिए अनुपयुक्त परिस्थिति है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अन्य तत्व हैं, जैसे ऑर्गन हमने बताया, ठीक है, और भी हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह भी जो तत्व हैं इसके अलावा पाए जाते हैं, यानी 0.010%, 0.10% में है ये सब चीज। ठीक है, तो मेन मेरे यही सब गैसें थी जिनका मैंने अध्ययन कर लिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसमें बताएंगे कि इसमें यानी वायुमंडल को किन किन परतों में डिवाइड किया गया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।